हेलो, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। आज आपको भौतिक भूगोल प्रथम वर्ष में फर्स्ट पेपर के अंदर है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दैत तारक या दैतवादी परिकल्पनाएं ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। कुछ पहले मैंने आपको जो एक तारक परिकल्पना बताई थी बफर महोदय की। अब आपको दैत तारक यानी पृथ्वी की दो तारों से जिसकी उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताएंगे। इसके अंदर दैत तारक के जो प्रतिपादक हैं परिकल्पनाएं की हैं उसके अंदर पहला है चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, दूसरी है जीन्स तथा जेफ्रे की ज्वारीय परिकल्पना, तीसरा है रसेल व लिटिलटन की दैत तारक परिकल्पना और चौथा है होयल तथा लिटिलटन की नवतारा परिकल्पना और पांचवा है आपको ऑटो स्पीड की परिकल्पना और छठा है बिग बैंग तथा स्फीति सिद्धांत। तो अब आपको जो दैत तारक के अंतर्गत जो पहली परिकल्पना है चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना, इसके बारे में बताएंगे आपको बात। तो दैत तारक परिकल्पना के अंदर दैत तारक या दैतवादी परिकल्पना में ये माना गया है कि ग्रहों की रचना एक से अधिक तारों से हुई है। चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना जेम्स जीन्स तथा जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, एच.एन. रसेल की दैत तारक परिकल्पना इत्यादि इसमें सम्मिलित किया गया है। अब आपको प्रथम चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना के बारे में बताया जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक टी.सी. चैम्बरलेन तथा मोल्टन ने 1904 में अपनी ग्रहणु परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। कहने का मतलब है 116 साल पहले। अब जो 2020 चल रहा है 1904 116 साल पहले की बात है। ये आपको बात बताऊं, उन्होंने निहारिका परिकल्पना संबंधी दोषों को दूर किया और पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में एक नई परिकल्पना प्रतिपादित की। इसके अनुसार ब्रह्मांड में घूमता हुआ एक विशालकाय तारा सूर्य के काफी निकट से गुजरा, जिसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य से असंख्य छोटे छोटे कण एक ज्वाला के रूप में अलग हो गए। जैसे कि चित्र के अंदर देखिए, आपको जो ये दिखाई दे रहा है विशाल तारे का मार्ग और ये सूर्य है, इन दोनों के बीच में वायव्य गैस पुंज की जो ये छोटे छोटे जो कण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इसके अंदर अच्छी तरह से चित्र के अंदर है जो इन कणों को चैम्बरलेन ने ग्रहाणु कहा है। इन ग्रहाणुओं में कुछ बड़े कण भी थे जो भावी ग्रहों के नाभिक बने। बड़े ग्रहाणुओं के चारों ओर छोटे ग्रहाणु एकत्रित होने से बने पिंड ग्रह व उपग्रह कहलाए। चैम्बरलेन ने पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी पर वायुमंडल, ऊष्मा, महासागर आदि पर भी प्रकाश डाला। इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य द्वारा अलग हुए पदार्थ से हुई है, ये माना है इन्होंने। जो संपूर्ण ग्रहों का कुल भार बोहर मंडल के भार का 1/700वां भाग है, 1/700वां भाग है। यह तथ्य इस सिद्धांत के अनुकूल है तथा पुष्टि भी करता है। शीतल व ठोस ग्रहाणु के टकराने
वह एकत्रित होने से ग्रहों व पृथ्वी की उत्पत्ति मानकर उन्हें प्रारंभिक अवस्था में ठोस व ठंडा माना गया है, जिससे पृथ्वी की रचना हुई है, जो पृथ्वी की रचना के अनुकूल है। अब ये चैम्बरलिन तथा मोल्टन की जो ग्रहण परिकल्पना है, उसके अंदर फिर इसकी आलोचना चालू हो गई होना। आपको बात हो, क्रिटिसिज्म ऑफ चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना, इसके अंदर जो आलोचना हुई है प्रथम, जिसको आलोचक प्रश्न किया है उन्होंने, ग्रहणों के आपसी टकराव से वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि या तो ताप वृद्धि के साथ गैस बन जानी चाहिए थी या खंडित होकर धूल रूप में बिखर जानी चाहिए थी। दूसरा है, जेफ्रे ने इस परिकल्पना को नितांत त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा है कि थोड़ी मात्रा में सूर्य से निकला ज्वारीय पदार्थ गैस तथा वाष्प में घनीभूत होकर ग्रहण तथा अंत में जाकर इतने बड़े ग्रह कैसे बन सकते हैं। तीसरा है, सूर्य में अधिक द्रव्यमान होते हुए भी कोणीय संवेग बहुत कम है तथा ग्रहों में इतना अधिक कोणीय संवेग कहाँ से आया। यह लेविस महोदय ने ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स के अंदर बताया है। प्रश्न पूछा इनसे, उन्होंने ये भी कहा है कि जबकि सूर्य के द्वारा निकला पदार्थ ही ग्रहों के निर्माण में काम आया। चौथा है, परस्पर टकराहट द्वारा उत्पन्न ग्रहों का परिक्रमा पथ वृत्ताकार न होकर लंबा अंडाकार होना चाहिए था, जबकि ये इनका जो ग्रहों का परिक्रमा पथ है वो वृत्ताकार है, जबकि ये टकरार से तो वो अंडाकार होना चाहिए था। ये कह रहे हैं। आपको बात बताऊं, इसके अंदर जो ग्रोमो जो विद्वान है बायोजियोग्राफी ऑफ अर्थ 1958 के अंदर इसने प्रश्न किया है इसके ऊपर। आपको बात बताऊं, इसी प्रकार जो पांचवा है जो आलोचना के अंदर प्रश्न पूछा है इनसे इसके ऊपर, यदि पृथ्वी पहले से ही ठोस अवस्था में थी तो अपर्दन की क्रिया अवश्य होती रहनी चाहिए थी, यानी जारी रहनी चाहिए थी, और महासागरों का जल अधिक मात्रा में खारा होना चाहिए था, जबकि इतना खारा नहीं है। ज़्यादा खारा होना चाहिए तो उनके कहने का मतलब है अपर्दन की क्रिया अगर जारी रहती तो। अब छठा उन्होंने फिर इसके ऊपर आलोचना में छठा जो पॉइंट है, इस परिकल्पनानुसार पृथ्वी प्रारंभ से ही ठोस अवस्था में रही है, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में तरल अवस्था में थी। कहने का मतलब यह है कि जब ये पृथ्वी बनी तो ये इस परिकल्पना के अनुसार ये ठोस अवस्था में रहनी चाहिए थी, लेकिन आधुनिक जो तथ्य हैं जिसे जांच कर रहे हैं उससे पृथ्वी शुरू से ही तरल अवस्था में थी। अब उन्होंने जो लास्ट जो आपको बात बताऊं, जेफ्रे महोदय ने के बोला है कि जेफ्रे के मतानुसार, जेफ्रे महोदय आगे ये द्वितार्क ही हुए हैं, जीन्स और जेफ्रे की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अंदर जेफ्रे ने फिर इसके अंदर फिर प्रश्न किया है। बाद में इन्होंने तो अपनी परिकल्पना दी है। जो आपको बात बताऊं, जेफ्रे के मतानुसार ग्रहों के नाभिक बहुत भीतर तक दबे हुए थे, यानी जो ग्रह हैं उसके नाभिक जो नाभि है वो बहुत भीतर तक दबे हुए थे, अतः उनसे वायुमंडल की उत्पत्ति होना एक भ्रामक जाल की तरह है कि ये कैसे इसकी उत्पत्ति होगी वायुमंडल की, कैसे, क्योंकि ये जो ग्रह है उनकी जो नाभि है वो अधिक दबी हुई थी। इसलिए जेफ्रे महोदय ने प्रश्न किया है कि ये जो वायुमंडल की उत्पत्ति इस
ग्रहाणु परिकल्पना में चैमलिन तथा मोल्टन बता रहे हैं, उसके अनुसार तो ये वायुमंडल की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए थी, ये एक भ्रामक है। इस प्रकार जो देतारक या देतवादी परिकल्पना की पहली जो है आपकी जो हाइपोथेसिस है, इसके अनुसार इसकी जो ग्रहों की रचना उसको समझाने का प्रयास किया गया है। आप इसको सुनिए, बार बार सुनिए, फिर इसके ऊपर मंथन कीजिए आप है जो कि ये देतारिक जो परिकल्पना है वो कहाँ तक इस पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। धन्यवाद। चलो।